प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे और सभी प्रश्नों के हल से आपको परिचित कराएंगे, जिससे आप आदर्श उत्तर लिख सकें। ध्यान रखिएगा, अर्धवार्षिक में 50 से 60% पाठों से प्रश्न पूछा जाता है, जबकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में आपके लिए निर्धारित सभी पाठों में से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करें। यद्यपि बोर्ड परीक्षा में और प्री बोर्ड में 3.25 घंटे का समय मिलता है, किंतु अर्धवार्षिक में केवल 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। यद्यपि अंक 100 ही रहेगा। प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा, खंड क और खंड ख, और दोनों के सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। उसमें जो नहीं लिखना होगा वहां अथवा दिया होगा, उसमें से कोई एक चुनेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे। तो आइए खंड क की शुरुआत करें। खंड क का जो पहला प्रश्न है वो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित है। 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और एक अंक हैं। तो इनका पहले प्रश्न और उत्तर देखें, फिर कैसे लिखना है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो खंड क रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है। तो आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर है रिपोर्ताज। हम यहाँ जो सही उत्तर है केवल उसी की चर्चा करेंगे, जिससे कम समय में अपनी बात कह सकें। खंड ख आवारा मसीहा के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर, यानी ब उत्तर सही है। ग हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इसका उत्तर द सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। घ साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं। इसका सही उत्तर है गुलाब राय। तो आप यहाँ अ लगाएंगे, गुलाब राय। और खंड 5वां अंग शुक्ल युग के गद्यकार हैं। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। लिखेंगे कैसे? तो अपनी उत्तर पुस्तिका में पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस तरह से लिख देंगे। फिर उसके नीचे क ख ग घ अंग जो 5 दिया रहेगा उन 5 को लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जगह लिखकर जो विकल्प सही है, जैसे क में स सही है रिपोर्ताज, ख में ब सही है विष्णु प्रभाकर, ग में द सही है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, घ में अ सही है गुलाब राय और अंग में स सही है जयशंकर प्रसाद। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। आपको प्रश्न उतारकर उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है और इसमें भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक 1 अंक का है। और आप जानते हैं कि गद्य में शुक्ल और शुक्लोत्तर युग है, जबकि काव्य में आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम है, शेष 11 में चला गया है। तो आइए प्रश्न देखें। खंड क तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसमें सही उत्तर है 1943 ईस्वी, द सही है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना पर मिला? तो अ सही है, चिदंबरा पर। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। इसका स सही है 15। शोषितों की दुर्दशा का चित्रण विशेषता है, तो यहाँ ब सही है प्रगतिवाद की। और 5वां अंग कितनी नावों में कितनी बार कृति है, तो किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है द सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञ। अब इसको आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिखें, प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर क ख ग घ अंग डाल दें और जो सही है, जैसे क का सही है द 1943 ईस्वी, ख में चिदंबरा पर, ग में स महाकाव्य, घ में प्रगतिवाद की और अंग में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में उत्तर लिखना है। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना है और उनके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से इस प्रश्न के लिए कुल 10 अंक निर्धारित हैं। तो पहला देखिए, भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इतना पढ़कर ही आप जान गए कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। यहाँ रेखांकित अंश की बात करें तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना,
उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये पैराग्राफ में रेखांकित अंश है। प्रश्न देखिए 5 कैसे होंगे। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। कभी कभी संदर्भ भी पूछा जाता है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। चौथा, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। पांचवा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। इन पांचों प्रश्नों का हम उत्तर देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, अथवा में मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है। इतने से आप जान गए कि अशोक के फूल पाठ से ही लिया गया है और इस पर प्रश्न नीचे दिए गए हैं। इन दोनों में से किसी एक को करना है, तो हम पहला वाला ले रहे हैं। तो उत्तर लिखने का तरीका है कि पहला आप संकेत, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालें, फिर संकेत भूमि, फिर डॉट डॉट बनाकर धर्म है। इससे पता चलेगा कि आपने अथवा के ऊपर लिया या अथवा के नीचे। इसके बाद सीधे क ख ग घ अंग, क में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक, राष्ट्र का स्वरूप एवं लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगर संदर्भ पूछेगा तो संदर्भ स्टाइल में आपको लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ख, तो इसी तरह से लिखकर आपको हेडिंग डाल देनी है। तब लिखना है, लेखक का मानना है कि जिस वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी वह उतना ही ऊंचाई पर पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के अस्तित्व के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे, हमारा राष्ट्र भी उतना ही अधिक उन्नत होगा। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को जानना, पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। इस तरह से आपको व्याख्या करना है। व्याख्या लगभग 2.5 गुना किया जाता है। एक लाइन है तो उसका उत्तर 2.5 लाइन में। जो तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। चौथा, राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। और पांचवा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो ऊपर 5 प्रश्न पूछे गए हैं उनके ये उत्तर हैं और इसी तरह से आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 4 पर आइए। इसमें 2 पद्यांश पूछे जाएंगे, उनके नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। आपको कोई एक पद्यांश चुनना है और 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 अंक का होता है। पहला देखिए, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हुई। इतना देख के ही आप समझ गए होंगे कि पौन दूतिका का है। और यहां रेखांकित अंश है, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्रश्न देखें, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, राधा पौन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं। चौथा, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। और पांचवा, प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है। हम इसी का उत्तर भी आपको दे रहे हैं। यद्यप नीचे भी देख लीजिए, अथवा में जो है नील परिधान विश्व कुमार, इतना ही देख के आप जान गए होंगे कि जयशंकर प्रसाद का है और श्रद्धा मन से अवतरित है। इस पर प्रश्न कुछ इस तरह से बनेंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन हम पहला उत्तर ले रहे हैं तो एक ही हल करेंगे, इससे कम समय में बात हो। तो आपको ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4, फिर संकेत लिख देना है सूखी जाति से हमारा, जिसे पता चले कि आपने किसे लिया है। पहले का उत्तर इसी तरह होगा, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक पौन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, इस तरह से हेडिंग डालें, तब लिखें, राधा पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, किसी नवीन वृक्ष के पीले पड़ चुके पत्ते को श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाना और उसे संभाल कर रखना, उसे गिरने मत देना। इस प्रकार उन्हें बताना कि इसी पत्ते के समान उनके प्रेम से रहित होकर मैं भी प्रोसित पतिका नायिका की तरह पीली पड़ती जा रही हूं। प्रोसित पतिका, जिस नायिका का नायक परदेश चला गया हो। तीसरा प्रश्न ग का उत्तर, राधा पौन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को लाकर श्री कृष्ण के चरणों के पास गिरा देने के लिए कहती हैं। चौथे का उत्तर, सूखी लता के माध्यम से
राधा श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं कि वे भी इसी लता की भांति उनके प्रेम से रहित होकर नित्य सूखती और मलिन पड़ती जा रही हैं। और अंतिम प्रश्न था, प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है? तो प्रोसिता सा में उपमा अलंकार है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अब 5वें प्रश्न पर आइए। ये 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में प्रश्न जो आएगा इस तरह से आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और 3 आपके पास कम से कम ऑप्शन होंगे, जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 5 अंक का प्रश्न है। उत्तर इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 क आपने डाल दिया, फिर जिस राइटर पे लिखना है, जैसे हमने पहला ही लिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो इस तरह से लिख देंगे। फिर चूंकि साहित्यिक परिचय और रचना पूछा गया है, इसलिए जीवन परिचय के बाद को या तो पैराग्राफ के भीतर आप थोड़ा सा डाल दें, जैसे हमने पहले वीडियो डाले हैं, और नहीं डालना है तो आप जीवन परिचय की मुख्य बात को ऊपर कर दीजिए और तब साहित्यिक परिचय नीचे करिए, जैसे जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, लेखन विधा, भाषा, शैली, प्रसिद्धि, महाप्रयाण यानी मृत्यु। इनमें से कम 3-4 चीजें, जन्म, मृत्यु, माता पिता, कम से कम इतना आप ऐसे बाहर लिख दें और तब साहित्यिक परिचय हेडिंग डालें इस तरह से। तो आपको कम लिखना होगा यहाँ, चूंकि 80 शब्द में लिखना ही होता है कुल। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले निर्भीक पत्रकार एवं रिपोर्टाज लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की गणना हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों एवं निबंधकारों में की जाती है। इनके रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने नया मानदंड स्थापित किया और उसे स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनाकर उसका उपयोग उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना में किया। इनके विषय में कहा गया है, इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवन झांकियां हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। अगर इसको दे रहे हैं तो आप इसको बोल्ड में लिखें या रेखांकित कर दें, तो लगेगा कि आपने अलग से उदाहरण दिया है, सुंदर लगेगा। फिर रचनाएं या कृतियां हेडिंग डालेंगे, उल्लेख कर देंगे। प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं। रेखा चित्र कोई 1-2 नाम लेना, जैसे नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कराई आदि। लघु कथा आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण दीप जले, शंख बजे। ललित निबंध क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पयलिया के घुंघरू। संपादन ज्ञानोदय, नया जीवन आदि। और फिर अंतिम में हिंदी साहित्य का स्थान। यहां ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य में जो स्थान आपको लिखना है, उसे लिखते समय जरूरी नहीं है कि जो विस्तार में हम लोगों ने पहले की वीडियो में बताए हैं उसी तरह से आप लिखें। आप सामान्य रूप से भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य में स्थान हेडिंग डालें। प्रभाकर जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। समर्थ गद्यकार और मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। इस तरह से आप एक कॉमन सा लिख दें, दिखने में अच्छा लगता है। यद्यपि हिंदी साहित्य में लिखना, हिंदी साहित्य में स्थान लिखना अनिवार्य नहीं है, किंतु इसे लिखेंगे तो आपका उत्तर बहुत सुंदर लगेगा। तो ये तो रहा खंड क। अब खंड ख पर आइए। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ब मैथिलीशरण गुप्त और स जयशंकर प्रसाद। यह भी 5 अंक का है और इसका भी उत्तर उसी तरह से लिखना है जैसे अभी हमने आपसे बात की पहले में। जैसे आप पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख डाल देंगे। हमने अ लिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो इनका भी इसी तरह से जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, फिर नीचे आइए माता का नाम, शिक्षा, भाषा, शैली, महाप्रयाण यानी मृत्यु। चाहे मृत्यु लिखें चाहे महाप्रयाण लिखें, दोनों चलता है। तो इस तरह से आप बाहर लिख दें जीवन परिचय। तब आपको साहित्यिक परिचय के भीतर जीवन परिचय नहीं लिखना है। और जीवन परिचय का पैराग्राफ अगर साहित्यिक परिचय के भीतर ले आ रहे हैं तो आपको ऊपर इसे अलग से तब नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, तभी नहीं लिखेंगे। और इसको लिख दिए हैं तब आप जान जाइए कि साहित्यिक परिचय में केवल साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर वहां जीवन परिचय की बात नहीं करनी है। जैसे द्विवेदी के सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। ये अध्यापक, कानूनगो व प्राध्यापक रहे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में रचना करते थे, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली में आए और खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना की, जो इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। इन्होंने अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर अपने कवि धर्म का निर्वाह किया। इनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में था। ये तो रहा साहित्यिक परिचय। अब रचनाएं। हरिओध जी का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। कम से कम 2 हेडिंग 3 हेडिंग में आपको लिखना है, जैसे काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि, नाटक प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मिणी परिणय, उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल आदि। फिर हिंदी साहित्य में स्थान, वही कॉमन साहब इनके लिए भी लिखी। कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से विभूषित हरिओध जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। यानी कॉमन सा आप यहाँ जरूर लिख दीजिएगा, जैसे हरिओध जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है, अपनी रचनाओं के लिए सदैव याद किए जाएंगे। मानी एक फॉर्मेट आपको देना है, देखने में सुंदर लगता है, अंक आपको अच्छे मिलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर आइए। एक कहानी से संबंधित है और बोर्ड परीक्षा में तो 2 कहानियां एक साथ रहती हैं, जैसे पंचलाइट साथ एक दूसरी जुड़ी रहेगी, लेकिन अर्धवार्षिक में एक एक रहेगी। जिससे पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। पंचलाइट और बहादुर ये 2 कहानियां बहुत पूछी जाती हैं। यहाँ अर्धवार्षिक है तो पहली दूसरी कहानी, 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। तो सारांश जो आप लिखेंगे उसमें इस तरह से लिखिएगा। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालिए, पंचलाइट कहानी का सारांश या उद्देश्य ले रहे हैं तो कहानी लिखकर उसका उद्देश्य पहले हेडिंग डाल दीजिए। फिर शुरू में आप यहाँ एक भूमिका जैसा लिखेंगे, लेकिन हेडिंग नहीं डालेंगे। ऐसे ही हमने सारांश लिया है तो सारांश को ही आप यहाँ भूमिका रूप में दिखाएंगे। पंचलाइट सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं, के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण परिवेश व ग्रामवासियों के मनोविज्ञान का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। तब शुरू करिएगा पैराग्राफ बदलकर कि इस बार के रामनवमी के मेले में, और इस कहानी को आपने तैयार किया इसलिए हम आपका समय नहीं लेंगे, आपके सामने गुजर रहा है। इस तरह से लिखते जाइए। कहीं अगर उदाहरण कहानी से दिए तो रेखांकित कर दीजिए या बोल्ड कर दीजिए। जैसे यहाँ सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब इसे इन्वर्टेड कर में बोल्ड करिए या फिर इसके नीचे रेखा खींच दीजिए, रेखांकित कर दीजिए, तो पता चलेगा कि आपने उदाहरण दिया उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। इस तरह से आप कहानी लिख लेंगे। फिर 7वां प्रश्न, आलोक वृत्त खंड काव्य के भारत का स्वर्णिम मतीय स्तर का सारांश लिखिए अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। ये भी 5 अंक का है, 80 शब्द की सीमा इसकी भी है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का स्वर्णिम मतीत ये प्रथम सर्ग का नाम है। आलोक वृत्त में सर्गों का दोहरा नामकरण है, एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और एक अलग नाम। तो आपको याद रहेगा तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो इस तरह से करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 7, फिर हेडिंग प्रथम सर्ग का सारांश, और अगर ये पूछा गया तो केवल इतनी हेडिंग डालेंगे, भारत का स्वर्णिम अतीत सर्ग का सारांश, इतनी हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ भी भूमिका लिख देंगे पहले कि आलोक वृत्त खंड काव्य की रचना कवि गुलाब खंडेलवाल ने की है। इसकी कथा 8 सर्गों में विभाजित है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। खंड काव्य की प्रथम सर्ग का सारांश निम्नवत है, और यहाँ आपको लिखना है खंड काव्य के भारत का स्वर्णिम अतीत सर्ग का सारांश निम्नवत है। जो पूछा रहेगा पहला, दूसरा, चौथा, तो इस तरह से भूमिका बना देंगे, तब आप सारांश लिखेंगे इस तरह से पैरा चेंज करके। जैसे आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद से आरंभ होती है। इस तरह से चूंकि आप ये तैयार किए हैं तो समय आपका नहीं लेंगे, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, ये पूरी कहानी हो जाएगी आपकी। 80 शब्द है, 100-125 शब्द में आपकी बात हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये है खंड क। अब खंड ख में आइए। खंड ख का पहला प्रश्न और पूरे प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। तो खंड क में संस्कृत गद्यांश आएंगे, किसी एक का हिंदी अनुवाद आपको लिखना होगा, 2 आएंगे। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रवेशनी सुर भारती। देखकर आप समझ गए
कि संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है, और अथवा में यथैवा उपकरण वताम जीवनम आत्मज्ञ सर्वज्ञ से। तो ये करना है, कैसे लिखना है, देखिए ये तरीका है। आप ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 को, फिर संकेत कर दीजिए धन्यो अयम, फिर डॉट डॉट का निशान बनाइए। अस्ति से पता चलता है कौन सा गद्यांश आपने लिया। संदर्भ पहले डालिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, गद्य में लिया गया है लिखते हैं, संस्कृत के श्लोक में हमेशा अवतरित है लिखते हैं। अवतरित आप दोनों में लिख सकते हैं। फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और तब लिखेंगे, यहाँ व्याख्या हेडिंग नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पावन करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान के समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। ये आपका सम्यक उत्तर हुआ। अब इसी का ख पर आइए। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी 7 अंक का है। अये लाजा नुचई देख करके आप समझ गए कि भोज्य सौदार्यम का है। दूसरा न मे रोचते भद्र व उलूकस्य अभिषेचनम, अभी आपका जातक कथा से हो गया, लेकिन आपको एक करना है तो हम पहला ही ले रहे हैं। उत्तर यहाँ आपको इस तरह से करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 ख, संकेत अय ले लिया आपने, डॉट डॉट लगाया, अंतिम शब्द दे दिया, पता चल गया कौन सा श्लोक आपने लिया। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भोज्य सौदार्यम पाठ से अवतरित है। फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और इस तरह से लिखना है। कवि राजा भोज से कहता है, हे राजन, खीलें ले लो, खीलें ले लो। मार्ग से उठते हुए उच्च स्वर को सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गई है, उसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। इस तरह से आपको लिखना है। भाव पूरा आ जाना चाहिए जिससे पता चले कि आप उस श्लोक के बारे में जानते हैं। 9वां प्रश्न, इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां दी जाएंगी। किसी एक को चुनना है, उसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं, जैसे अंधे की लाठी होना, आम के आम गुठलियों के दाम, एक पंथ 2 काज, जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह से 3-4 उदाहरण आपके सामने होंगे। हमने पहला ही लिया है, तो इस तरह से आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 क। फिर मुहावरा हेडिंग डाल के लिखिए अंधे की लाठी होना उसके सामने, फिर अर्थ डालिए, आगे लिखिए एकमात्र सहारा होना, फिर मुहावरा, यहाँ वाक्य प्रयोग डालिए, यहाँ मुहावरा नहीं वाक्य प्रयोग, चूंकि वाक्य प्रयोग पूछा गया है तो वाक्य प्रयोग हेडिंग आप डाल देंगे और तब इस तरह से लिखेंगे, श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लाठी थे। यहाँ पर वाक्य प्रयोग हेडिंग करके और तब लिख दीजिए, यानी मुहावरा पहली हेडिंग, फिर अर्थ, फिर वाक्य प्रयोग। इस तरह से लिखे तो सुंदर लगता है और देखने में अध्यापक को बहुत अच्छा दिखता है। अब आइए 10वां प्रश्न। इस बार 10वां प्रश्न बदला है, आपने इसके बारे में जान लिया है इसके पहले कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएंगे। किसी एक को चुनना होगा। उसके नीचे जो अभी तक बात निकल कर आई है कि 5 जो प्रश्न रहेंगे वो बहुविकल्पी भी हो सकते हैं और लिखने वाले भी हो सकते हैं, दोनों बात हो सकती है। तो यहाँ हमने दोनों को दिया है, गद्य को बहुविकल्पी बनाकर दिया है और जो पद्य है उसे लिखने वाला दिया है। तो देखिए गद्य में आपके सामने ये गद्य है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल के अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसायिक स्तर पर कुछ लोग निम्न तो कुछ उच्च स्तर पर कार्य करते हैं, किंतु वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण और कार्य प्रणाली की पारदर्शिता। इस संदर्भ में गांधी जी से उत्कृष्ट उदाहरण और किसका दिया जा सकता है, जिन्होंने सफाई जैसे कार्य को भी कभी नीचा नहीं समझा और हर कार्य को गरिमा में मानकर संपन्न किया। ये तो रहा आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश पर आधारित आपको उत्तर देने हैं। तो उत्तर देने के लिए गद्यांश आपने पढ़ लिया है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो उत्तर यहीं छिपा हुआ मिलता है। और इसके नीचे जो दूसरा है वो पद्यांश है, लेकिन पहले हम इसी की बात कर ले रहे हैं, इसी का उत्तर भी आपको दे दे रहे हैं।
बहुविकल्पी रूप में देखिए पांचों को। उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो कार्य के प्रति समर्पण ये उपयुक्त शीर्षक है। पैराग्राफ आप एक बार फिर देखिएगा, आपको ही मिल जाएगा। फिर दैनिक जीवन में हम निम्नलिखित में से किससे मिलते हैं, तो दूध वाला, सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, सबकी बात वहां की गई है, तो सही होगा उपर्युक्त सभी। फिर तीसरा, गांधी जी ने किस कार्य को नीचा नहीं समझा, तो इसका सही उत्तर है सफाई का कार्य। सफाई के कार्य को भी उन्होंने छोटा नहीं समझा है। फिर घ, लोगों का निम्न और उच्च स्तर तय होता है शिक्षा से, वेतन से, परंपरागत चलन से, तो सबसे होता है, तो सही है उपर्युक्त सभी से। और अंतिम, दैनिक जीवन में हम कितने लोगों से मिलते हैं, तो सही उत्तर है अनेक लोगों से मिलते हैं। वहां गिनती नहीं दी है 1 2 5 6 ऐसी गिनती नहीं दी है, अनेक लोगों से। ठीक। अथवा में जैसे यहाँ ये कविता है, इस कविता पर आधारित ये प्रश्न है, इनको लिखना होगा, यानी दोनों तरीके आ सकते हैं। तो पहले तरीकों का आपने हल किया तो ऐसे उत्तर लिखिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या आपने 10 डाल दिया, और 10 डालने के बाद यहाँ भी आप संकेत कर दीजिएगा, ये छूट गया है। संकेत करने के बाद पैराग्राफ का पहला शब्द, फिर डॉट डॉट करके आखिरी शब्द करके पूर्ण विराम करिएगा, इससे पता चले कि आपने ऊपर वाले के लिए एक नीचे वाले का। और फिर क ख ग घ अंग जैसे हैं पांचों को आप लिखेंगे, और जिसका जो सही है, जैसे क में द सही है तो इस तरह से थोड़ा गैप देकर द कार्य के प्रति समर्पण, ख में द उपर्युक्त सभी, ग में अ सफाई का कार्य, घ में द उपर्युक्त सभी से, और अंग में स अनेक, ऐसे आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 11 पर आइए। जो 11 है इसमें शब्द युग में आएंगे, जिनके सही उत्तर को आपको ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 2 हैं यहां, वसन और व्यसन, तो इनका कौन सा उत्तर सही होगा, तो इसमें सही उत्तर है ब, वस्त्र और आदत। वसन माने वस्त्र और व्यसन माने आदत। दूसरा है अभय और उभय, अभय माने निडर और उभय माने दोनों, तो यहां पर अ सही होगा, निडर और दोनों। उत्तर इस तरह से लिखेंगे, पेपर का उत्तर अपनी कॉपी में। प्रश्नोत्तर संख्या 11 क, पहले का सही है ब, वस्त्र और आदत, दूसरे का सही है अ, निडर और दोनों। आपको प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 11 का ख चलिए। तो ये दिए हुए जो शब्द हैं, इनमें से किसी शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, और वो आपस में पर्यायवाची नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये अनेकार्थी शब्द हैं। तो जैसे यहाँ कनक है, अंबर है, द्विज है, तो हमने कनक का आपको उत्तर दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 ख ऐसे डाल दें, एक तरफ अनेकार्थी शब्द, एक तरफ अर्थ। शब्द हमने लिया अ कनक, और 2 अर्थ इसके हो गए स्वर्ण और धतूरा। ये दोनों अर्थ आपस में पर्याय नहीं है, इसलिए अनेकार्थी है। ग पर चलें। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहां पर 2 दिए जाएंगे, और इन दोनों में से सही विकल्प का आपको चयन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जैसे जो ईश्वर में आस्था रखता हो, तो आस्था जो रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जिसका नाश कभी नहीं होता, तो जिसका नाश कभी नहीं होता उसे अविनाशी कहते हैं, अविनाशी ईश्वर। तो उत्तर लिखने का तरीका यह है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 ग, पहले का अ सही है आस्तिक, दूसरे का स सही है अविनाशी। अब घ पर आइए। यहां अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, 3 से 4 रहते हैं पेपर में, कभी 3 कभी 4, ज्यादातर 4 दिए जाते हैं, और किसी एक को आपको चुनना है। लेकिन यहां 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए, तो 2 वाक्यों को चुनना है, और इनका शुद्ध रूप लिखना है। जैसे नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, तो अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा। एक फूल की माला लाना, नहीं, एक फूल की माला नहीं होती, फूल की एक माला लाना, या फूलों की एक माला लाना, दोनों सही है। कई रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए। अब मुझे केवल 5 रुपए मात्र की आवश्यकता है, तो दोहराव है यहां, केवल और मात्र का, तो एक हटा दीजिए। मुझे 5 रुपए मात्र की आवश्यकता है, ऐसा लिखिए। और शुद्ध रूप देखिए इस तरह से, जैसे प्रश्न संख्या 11 घ, वाक्य शुद्ध रूप, और नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं, इस तरह से करके आपको उत्तर लिख देना है। 2 लिखने हैं, 2 कर दीजिए। फिर 12 का क देखिए। 12 जो आपका प्रश्न है, ये रस से संबंधित है। 12 का क ख ग 3 खंड है, तो क रस से संबंधित होगा।
वीर अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। कभी कभी केवल परिभाषा, कभी कभी केवल उदाहरण और कभी कभी परिभाषा उदाहरण दोनों पूछा जाता है। तो जैसा पेपर पूछा जाएगा वैसा आपको लिखना होगा। हमने यहाँ बी रस लिया, आप इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 12 कर डालेंगे, फिर बी रस डाल देंगे। अस्थायी भाव यहाँ पूछा गया तो अस्थायी भाव हेडिंग डाल के लिख दीजिए उत्साह। तब इसके बाद आप परिभाषा लिखिए। युद्ध अथवा कठिन कार्य को देखकर हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है। जब यही उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तब उसे बी रस कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निस्ताज से समर में डरता नहीं। अगर आपकी गति अच्छी है आप लिख सकते हैं तो स्पष्टीकरण लिखिए। ध्यान रखिएगा कि अगर केवल उदाहरण पूछा है तो स्पष्टीकरण जरूर लिखिए। केवल परिभाषा पूछा है तो आप स्पष्टीकरण से बच सकते हैं। परिभाषा उदाहरण दोनों पूछा है तब भी स्पष्टीकरण देना अनिवार्य नहीं है। आपकी गति अच्छी है तो लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से होगा। प्रस्तुत उदाहरण में अभिमन्यु का अपने सारथी के प्रति कथन है। इसमें अस्थायी भाव उत्साह है, आलंबन कौरव सेना, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना, आश्रय अभिमन्यु, अनुभाव अभिमन्यु के कथन, संचारी भाव गर्व हर्ष चपलता उत्सुकता आदि हैं। अतः यह बीरस का उदाहरण है। जो ख है वो अलंकार से संबंधित है। श्लेष अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। 2 अंक तीनों के लिए निर्धारित हैं, क ख ग तीनों के लिए। तो इस तरह से आप डालें प्रश्नोत्तर संख्या 12 ख, फिर श्लेष अलंकार हमने लिया तो लिख दीजिए। लक्षण या परिभाषा एक ही चीज है। काव्य में जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुबरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। कोई भी उदाहरण आप श्लेष का यहाँ लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में प्रयुक्त सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के पक्ष में सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के पक्ष में सुंदर स्त्री और चोर के पक्ष में स्वर्ण, अतः इसमें श्लेष अलंकार है। ग छंद से संबंधित है। दोहा अथवा सोठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए, ये भी 2 अंक का है। तो इस तरह से आप प्रश्नोत्तर डालिए, फिर दोहा छंद डालिए, जिसे लिखना है सोठा लिखना है सोठा डालिए। लक्षण और परिभाषा एक ही बात है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। उदाहरण इस तरह से दीजिए, और अगर आप ये बना सकते हैं मात्रा तो ज़्यादा अच्छा। श्री गुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। एक साधारण सा काम आपको करना है कि आप कर सकते हैं तो मात्रा लगा दीजिए, उससे आपका प्रभाव बढ़ता है और अंक पूरे मिलते हैं, कटते नहीं हैं। स्पष्टीकरण लिख सकें तो लिखिए। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। चरणों के अंत में यति है, अतः यह दोहा छंद का उदाहरण है। जो प्रश्न संख्या 13 है ये 6 नंबर का है और ये पत्र से संबंधित है। पाठ्यक्रम में 3 पत्र हैं, एक नियुक्ति पत्र, एक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र और एक साफ सफाई के लिए शिकायती पत्र। तो यहाँ 2 दिए जाएंगे, तो 3 में से 2 आप याद कर लेंगे तो कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्त हित एक आवेदन पत्र लिखे, या प्रवक्ता या लिपिक, 2 में से एक पूछा जाता है जब भी पूछा जाएगा तो। अथवा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को डेयरी उद्योग लगाने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। यहाँ हमने डेयरी लिया है, वहाँ कोई भी उद्योग अलग लिखा होगा जिसके लिए आपको ऐसा करना पड़ सकता है। लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए 13। अगर शुरू में आप हेडिंग डालेंगे तो बीच में विषय नहीं देना है, और शुरू में हेडिंग नहीं डालना है तो बीच में विषय देना है। जैसे यहाँ सेवा में हमने कर दिया, श्रीमान प्रबंधक जी, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज, कुरांव प्रयागराज। थोड़ा सम्मानजनक आपको लिखना है, गाइड के मैटर पर मत जाइए। फिर विषय प्रवक्ता हिंदी के रिक्त पद पर नियुक्त हित आवेदन पत्र, इसी को आपको बोल्ड लिखना है या रेखांकित कर देना है अगर ऊपर हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, जिससे पता चले कि आप किस पे लिख रहे हैं। फिर आप पत्र देख ही चुके हैं महोदय करके, आप इस तरह से लिखते जाइए। ये जो डिग्रियां हैं इनको आप इस तरह से बॉक्स बना के लिख सकते हैं, या 1 2 3 4 भी ले सकते हैं कि मैंने हाई स्कूल की परीक्षा 2011 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तीर्ण की, मैंने इंटर की परीक्षा 2013 में यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण की। यानी 1 2 3 4 ऐसे भी डाल के लिख सकते हैं, या इस तरह से जैसे ब्लॉक बना है
ऐसे भी बनाकर आप लिख सकते हैं। फिर अनुभव आप दिखा देंगे, 2 साल 1 साल कम से कम अनुभव, जैसे मुझे राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में 2 वर्षों तक अस्थायी रूप से प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्य करने का अनुभव है। फिर आपको भाव दिखा देना है कि विद्यार्थी जीवन से ही मैं सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में उत्साह के साथ प्रतिभाग करता रहा हूँ और भाषण प्रतियोगिता अंतर विश्वविद्यालय विजेता रहा हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपनी संस्था में सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने अध्यापन कार्य से छात्रों को और मृदुल व्यवहार से सहयोगियों को संतुष्ट रखूंगा और आपको किसी प्रकार की शिकायत का अवसर प्रदान नहीं करूंगा। फिर बाएं तरफ दिनांक आपको डालना जरूरी है। उसके नीचे संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां या स्वप्रमाणित प्रतियां आप डाल दीजिए। यहाँ अलग हाई स्कूल इंटर BA में नहीं दिखाना है, चूंकि यहाँ प्रारूप दे रहे हैं। दाहिने तरफ प्रार्थी लिख करके एक बॉक्स इस तरह से बना दीजिए और इसमें डाट कर दीजिए, पता मोबाइल नंबर सब डाट करिए। कोई भी विवरण आपको सही नहीं डालना है, चूंकि आप परीक्षा दे रहे हैं, वहां सत्य विवरण नहीं देंगे। और अंतिम जो 14वां प्रश्न है वो निबंध से संबंधित है, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, वैश्विक महामारी कोरोना, जनसंख्या विस्फोट, समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण के उपाय, मेरा प्रिय कवि अथवा साहित्यकार। ये ऐसे निबंध है कि इनमें से कोई न कोई एक हर बार मिल ही जाता है, तो आप इनका अभ्यास करें। नारी सशक्तिकरण भी एक निबंध है, उस पर आपको अभ्यास करना है। तो इस तरह से आपको लिखना है। थोड़ी सी बात केवल कर लें। प्रश्नोत्तर संख्या 14, विज्ञान वरदान या अभिशाप। फिर रूपरेखा जरूर लिखिए, और रूपरेखा न याद हो तो बस इतना लिख करके रूपरेखा छोड़ दीजिए। अगले पेज से पूरा निबंध लिख लीजिए। लिखने के बाद तब हेडिंग ले आकर बाहर रूपरेखा डाल करके डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला प्रस्तावना, दूसरा विज्ञान का अर्थ, तीसरा विज्ञान वरदान के रूप में 2-4 क्षेत्र में दिखा दीजिए, जैसे यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर चौथा विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, फिर उपसंहार। इस तरह से जो ये आप हेडिंग बाहर डाले हैं, यही आपकी रूपरेखा है। इसी के आधार पर भीतर आप लिखेंगे। तो इस तरह शुरू कर दीजिए, प्रस्तावना डालिए, फिर प्रस्तावना में आप अपनी बात कहिए। फिर विज्ञान का अर्थ है, विज्ञान वरदान के रूप में आपने 5 हेडिंग लिया है, जैसे यातायात, संचार, ऐसे आप डालते चले जाइए। ये सभी हमारे प्लेलिस्ट में व्यवस्थित है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ आपका समय नहीं लेंगे। इस तरह से हेडिंग डालते हुए थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन, चूँकि बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, 2.5 पृष्ठ से ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। फिर विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, ये दिखा दीजिए क्यों अभिशाप है विज्ञान। फिर उपसंहार दे दीजिए, और याद हो तो किसी कविता की 1-2 महत्वपूर्ण पंक्तियां का उल्लेख कर दीजिए, तो जो आपका निबंध है वो देखने में सुंदर लगता है। जैसे हमने यहाँ कर दिया, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसमें जो भी सामग्री बताई गई है वो हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में व्यवस्थित है, वहाँ से देख सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।